इसी दौरान बैट्रिशिया तेज कदमों से डंजन की सीढ़ियों से उतर रही थी। वो घुटने तक अपना गाउन पकड़कर दौड़ रही थी। उसने कैद हाई प्रीस्ट के पास पहुंचकर कहा, हाई प्रीस्ट गैब्रियल, कार्लाइस मेरे पीछे आ रहा है। इसका मतलब है मुझे अब उसे गद्दी वापस देनी पड़ेगी। गैब्रियल शांत सुर में बोला, लगता तो ऐसा ही है। पैट्रिशिया चिल्ला उठी, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे। अब चाहे डार्क मैजिक ही क्यों ना करना पड़े, कुछ तो करो। गैब्रियल ने गहरी नजर से देखा और पूछा, क्या यही तुम्हारी असली इच्छा है? बैट्रिशिया और जोर से बोली, जब तुमने सबके सामने डार्क मैजिक अपनाने की बात मान ली थी, फिर भी मैं तुम्हारे साथ क्यों दे रही थी? पता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए। क्या तुम अभी भी डार्क मैजिक यूज कर सकते हो? गैब्रियल ने ठंडे सुर में कहा, नहीं, जो डार्क मैजिक मैं चैनल कर रहा था वो अब खत्म हो चुका है। बैट्रिशिया बोली, फिर एक नया जरिया ढूंढो। तुम्हारा फर्ज है इंपीरियल सलाहकार के रूप में कि तुम राजा के परिवार की आखिरी सांस तक सेवा करोगी। गैब्रियल धीरे से बोला, मैं और काला जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। बैट्रिशिया ने उसका गला पकड़ लिया। दर्द से गैब्रियल ने कहा, कृपया छोड़िए महारानी। बैट्रिशिया गुस्से से बोली, अगर तुम नहीं करोगे तो वो ताकत मुझे दे दो। मैं तुम्हारी जिंदगी को इस्तेमाल करूंगी ताकि मैं डार्क मैजिक चैनल कर सकूं। उसने उसका गला और जोर से दबा दिया, उसे सताते हुए। गैब्रियल घुट घुट कर बोला, मैं और मासूम की मौत नहीं चाहता। बैट्रिशिया ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, देखते हैं तुम कितनी देर तक जिंदा रह सकते हो। फिर वो उठकर चली गई, छोड़कर गैब्रियल को धड़कते दिल के साथ। उसके मन में एक ख्याल था, काउंटेस परवेज भी आज महल में आ रही है। तब आशा कार्लाइस के साथ मैथ्यूस और बैट्रिशिया के सामने खड़ी थी। उनके पीछे रॉयल नाइट्स थे। बैट्रिशिया ने टॉन्ट किया, तुम अब उतने तेज नहीं रहे कार्लाइस। तुम बिना सलाह के वापस आ गए। क्या मेरे नाइट्स ने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें आज्ञा दी थी? कार्लाइस ठंडे लहू से बोला, ऐसा नहीं है। ये नाइट्स तुमने जबरदस्ती भर्ती करवाए थे और बेकार जंग में ढकेल दिए। क्या आपको लगता है ये इंसाफ है? बैट्रिशिया ने चिल्लाया, मैं तुम्हारी गर्दन के लिए इनाम दूंगी। उसने नाइट्स को हुक्म दिया, जाओ मारो उसे। क्या इंतजार कर रहे हो? बट जो नाइट्स खड़े थे उनमें से बहुत कम ही फाइट करना चाहते थे। उनका हौसला टूट चुका था। आशा ने पीछे से देखा और बोली, ये टेम्पल के कॉवर्ड्स कब आ गए? क्या ये बैट्रिशिया के साजिश के साथ है? मैथ्यूस ने हैरानी से पूछा, क्या यह सब गैब्रियल का करिश्मा है? क्या उसने फिर से डार्क मैजिक चलाया? आशा ने ठंडा जवाब दिया, उसने खुद ही कबूल किया था कि वो डार्क मैजिशियन है। अगर वो फिर से इस्तेमाल कर रहा है तो ये अच्छा नहीं है। हम सबको अब एक दूसरे का सहारा बनना होगा, कार्लाइस ने कहा। फिर भी उनकी लड़ाई स्टार्ट हुई। नाइट्स ने बैट्रिशिया की तरफ अटैक करने की बजाय उसके सामने लाइन बना ली। अनजाने में उन्होंने बैट्रिशिया को रोक लिया। बैट्रिशिया हैरान हुई, क्या कर रहे हो? उन पर हमला करो। तब गैब्रियल अचानक आया और बोला, तुम क्या सोच रही थी? क्या तुम्हें लगा कि मैं फिर से तुम्हारी मदद करूंगा? बैट्रिशिया ने चिल्लाकर उसे हुक्म दिया, यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। अब बैटल खतरनाक हो गई थी। कार्लाइस की फौज और टेम्पल के नाइट्स के बीच भयंकर तकरार चली। बहुत से बैट्रिशिया के सोल्जर्स गिर गए। आशा गुस्से में चिल्लाकर बोली, गैब्रियल, तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था तुम डार्क मैजिक छोड़ दोगे। गैब्रियल ने ठंडा सा मुस्कान दिया, डार्क मैजिक जिंदगी की कुर्बानी से चलती है। इस बार मैं अपनी ही जान डाल रहा हूँ। आशा ने जोर से कहा, हमें इसे रोकना होगा। कोई भी इंसान इस हिसाब से मरना नहीं चाहिए। कार्लाइस ने हाँ में सिर हिलाया, सही कहा, उसे रोको। गैब्रियल ने जवाब दिया, और मैं क्यों रुकूं? अगर मैं एम्प्रेस को यही मार दूं तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कार्लाइस ने ठंडा जवाब दिया, तुमने बहुत जिंदगियां बर्बाद की है और तुम्हारा ये दलील हम पर असर नहीं करेगी। हम तुम्हें न्याय के सामने खड़ा करेंगे। अगर मेरा इरादा
ये होता तो मैं पूरी फौज के साथ यही आ जाता पहले से। इसलिए अब तुरंत काला जादू बंद करो। गैब्रियल ने फिर काला जादू रोक दिया। नाइट्स अचानक अपने नियंत्रण से मुक्त हो गए। सब इधर उधर देखने लगे। होश में आते हुए एक ने पूछा, क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों हूँ? कार्लाइस ने हुक्म दिया, सब लोग इस कमरे से निकल जाओ। मुझे एम्प्रेस से कुछ बात करनी है। फिर वो बैट्रिशा के सामने खड़ा हुआ और कहा, तुम अब उससे उतर सकती हो। तुम्हारे सारे गुनाह उजागर हो जाएंगे और तुम्हें किसी न किसी तरह यहाँ से जाना पड़ेगा। बैट्रिशिया ने चिल्लाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ सबके सामने कबूल कर लूं? कार्लाइस ने ठंडा जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाई प्रीस्ट गैब्रियल ने कबूल किया था। बैट्रिशिया और जोर से चिल्लाने लगी, एक सवाल पूछूं? किसने तुम्हें मेरी योजनाओं के बारे में बताया? कार्लाइस ने कहा, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी तकदीर अपनी माँ के हाथ में नहीं छोड़नी थी, और वो औरत जिससे तुमने सब कुछ छीन लिया। बैट्रिशिया ने बुझी हुई आवाज में कहा, मुझे पता था, मुझे उन्हें पहले ही मार देना चाहिए था। मेरा बस एक ही गलती थी, मैंने सजा देने में झिझक की। कार्लाइस ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, तुम्हारी गलती ये थी कि तुम इतनी घमंडी थी। तुमने सोचा सब तुम्हारे हिसाब से होगा। अब घमंड छोड़ो और अपने जुर्म की सजा भुगतो। तब मैथ्यूज गुस्से में खड़ा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरी माँ ने किया है, और भागने लगा, सब जिम्मेदारी अपनी माँ पर डालते हुए। लेकिन जब वो भाग रहा था, लियोनेल ने उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैथ्यूज डर के मारे चिल्ला पड़ा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कार्लाइस ने कहा, देखो, तुम भी तुम्हारी माँ को छोड़ रहे हो, अब समझे अपनी हालत? बैट्रिशिया ने निराश सी सांस ली, हाँ, अब कुछ भी नहीं रहा। मेरा सपना महारानी बनने का और अगले सम्राट की माँ बनने का सब बर्बाद हो गया। फिर उसने एक शीशी निकालकर उससे जहर पी लिया। कार्लाइस तुरंत आगे बढ़ा, उसे पकड़कर बोला, बैट्रिशिया जागो। खून उसके मुंह से टपक रहा था, सांस कमजोर थी। कार्लाइस ने दांत किटकिटाया, उठ जाओ, तुम इतनी आसानी से सुकून से मरने के हकदार नहीं हो। इसी बीच गैब्रियल ने इस हंगामे का फायदा उठाया और महल से भाग निकला। बाद में कार्लाइस के दफ्तर में लियोनेल ने रिपोर्ट दी, एम्प्रेस का जिस्म सुरक्षित कर लिया गया है। जब आप तख्त संभालेंगे तब उसकी सजा देने का ठीक तरीका निकाला जाएगा। कार्लाइस ने पूछा, और गैब्रियल? लियोनेल ने बताया, उसने महल की भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। हमने तलाशी ली पर ना मिला। शायद उसने अपनी जिंदगी बलिदान करके इतना काला जादू इस्तेमाल किया कि ज्यादा दूर नहीं जा सकता। कार्लाइस ने कहा, कैपिटल में तलाशी जारी रखो। लियोनेल ने जवाब दिया, हाँ, आपका जैसा हुक्म। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। 3 खूबसूरत औरतें, विवियाना, चार्ली और जोसेफाइन अंदर आई। एक बोली, माफ कीजिए। कार्लाइस ने पूछा, कोई दिक्कत? चार्ली बोली, हमने सुना है आपने मैथ्यूस को गिरफ्तार किया। उसकी सजा देने से पहले हम उससे मिलना चाहते हैं। जोसेफाइन ने जोड़ा, कृपया प्लीज हमें मिलने दीजिए। कार्लाइस ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, परिवार के मेंबर है, अलविदा कहना उनका हक है। फिर विवियाना से पूछा, और तुम्हारा क्या? विवियाना ने जवाब दिया, मैं यहाँ आई हूँ आपको धन्यवाद कहने के लिए। मुझे अफसोस हुआ कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, पर आखिरकार वो खुद ही बर्बादी में खत्म हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने कहा था। कार्लाइस ने सख्त अंदाज में कहा, हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था। विवियाना ने सर झुकाकर कहा, समझ गई। कार्लाइस ने लियोनेल को हुक्म दिया, जोसेफाइन और चार्ली को मैथ्यूस से मिलने ले जाओ। लियोनेल ने लेडी से कहा, कृपया मेरे पीछे आइए। मैथ्यूस कैद खाने में बेचैनी से बैठा था। तभी उसने अपनी बहनों को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की किरण आई। जोसेफाइन, चार्ली, तुमने मुझे छोड़ा नहीं? वो जल्दी से बोला, मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकलकर कार्लाइस को मार दूंगा। जोसेफाइन ने एक लंबी सांस भरी, लगता है तुम अभी भी वही भाई हो। चार्ली ने भी हाँ में सिर हिलाया, हम बस
तुमसे अलविदा कहने आए थे। मैथ्यूस घबरा गया। अलविदा? क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मेरे साइड के नोबल्स मुझे छोड़ने आएंगे। फिर तुम क्या करोगे? जोसेफाइन ने सर हिलाते हुए कहा। भाई, हम समझते हैं कि माँ ने तुम्हारा दिमाग धुंधला कर दिया है, लेकिन अब जिम्मेदारी तुम खुद उठाओ। अब और ये झूठ चलेगा नहीं। तुम हमेशा सोचते रहे कि दूसरे तुम्हारे लिए कुर्बानी दे देंगे। शायद हमने सोचा था कि तुम अपनी गलतियों से सबक सीख लोगी, लेकिन तुम तो वैसे के वैसे ही हो। चलो, हम निकलते हैं। तुम अपने सपने में ही जियो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो दोनों मुड़कर चले गए। मैथ्यूस बेचारा पीछे से चिल्लाया, जोसेफाइन, चार्ली, मैंने समझ लिया, बस मुझे बाहर निकाल दो, मैं सब कुछ कबूल कर लूंगा। लेकिन उसकी बहनें उसकी बात ना सुनी। लियोनिल ने उनके पास आकर पूछा, बात हो गई? जोसेफाइन ने ठंडा सा जवाब दिया, हाँ, शुक्रिया। मैथ्यूस अपने कैद खाने में अकेला रह गया, रोते और बिखरे अल्फाज बोलते हुए, प्लीज मुझे छोड़ दो। 1 महीने बाद बहुत से नोबल्स फैमिली के समर्थन से कार्लाइस का राजपत्रीकरण पूरा हुआ। कार्लाइस अब सम्राट बना और लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। हुर्रे हुर्रे, हमारे नए सम्राट की गूंज चली। मैथ्यूस ने अपनी तकदीर खोना शुरू कर दिया। जहर का असर उतरने पर उसके दिमाग ने साफ सोचना शुरू किया और अब वो समझ गया कि उसका सब कुछ खो चुका है। गैब्रियल नॉक्स जब राजधानी वापस आया, उसने चेहरे पे दुपट्टा ओढ़ रखा था। कुछ नाइट्स ने उसको रोक कर कहा, थोड़ा अपना चेहरा दिखाओ। जब उसने चेहरा हटाया, सब हैरान रह गए और फोर्स से उसे बंधक बना लिया। हाई प्रीस्ट, तुम वापस आ गए। 1 दिन बाद जब वो पकड़ा गया, उसने खुद अरेस्ट होने की इजाजत दे दी। फिर आया फैसले का दिन, एग्जीक्यूशन डे। एम्प्रेस की लाश को नाइट्स ने लाया। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। ये दिन आखिर आ ही गया। लोग फुसकार रहे थे, यहाँ पर बैटरीशा पहले ही मर चुकी है और उसका जो बॉडी है उसे उन्होंने स्टोर करके रखा था, और उसकी बॉडी जो थी उसे देखकर लग रहा था कि उसने जहर पी लिया था। ये सब लोगों ने देखा। मैथ्यूस, बैट्रिशिया और गैब्रियल सब कार्लाइस के सामने घुटनों पर झुके थे। कार्लाइस ने तलवार हाथ में पकड़ी और भीड़ से कहा, आज हम इन गद्दारों को सजा देने के लिए यहाँ है, जिन्होंने पिछले सम्राट की हत्याकांड में हिस्सा लिया था। उसने बैट्रिशिया की तरफ मुड़कर बोलना शुरू किया, पहला जुर्म, तुम पिछली एम्प्रेस के कत्ल की जिम्मेदार हो। दूसरा, तुमने कई बार पहले के सम्राट को मारने की साजिश की ताकि तुम्हारा बेटा इकलौता वारिस बने। तीसरा, तुमने पिछले सम्राट को बांझ बना दिया ताकि कोई मुकाबला ना रहे। चौथा, तुमने एक डार्क मैजिशियन के साथ मिलकर पहले सम्राट का कत्ल करवाया। फिर हुक्म हुआ, बैट्रिशिया का सर धड़ से अलग कर दिया गया। उसके बाद कार्लाइस ने मैथ्यूस की तरफ देखा। मैथ्यूस, तुमने अपनी माँ का साथ दिया और कई गैर कानूनी तरीके से तख्त हासिल किया। कोई आखिरी अल्फाज? मैथ्यूस चुप रहा। उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया गया। आखिर में कार्लाइस गैब्रियल के पास गया। पहले हाई प्रीस्ट गैब्रियल नॉक्स, क्या तुम अपनी साजिश कबूल करते हो? गैब्रियल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ, अब जो भी कहूँगा वो सब बहाना लगेगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं मरने से पहले कुछ भी अधूरा ना छोड़ूं। कार्लाइस ने कहा, ठीक है, तो चलो अंतिम पापी की सजा दी जाए। उसी पल गैब्रियल का भी सर धड़ से अलग कर दिया गया। उसके अंधेरे दौर का अंतिम अंत हो गया। कार्लाइस ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, आज हमने अपने साम्राज्य से अंधकार और भ्रष्टता के सब निशान मिटा दिए हैं। आज से हमारा देश एक नए रोशनी भरे युग में कदम रखेगा। आशा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें कुछ अलग सी थीं। कार्लाइस ने उसकी तरफ देखा, क्या तुम ठीक हो? तुमने खुद कहा था कि तुम अपना बदला खुद लेना चाहती हो। आशा ने शांत सुर में कहा, ऐसे लोगों का खून अपने तलवार पे लगाकर मैं
उसे गंदा नहीं करना चाहती। कार्लाइस ने उसका चेहरा देखा। तुम्हारे चेहरे पे एक अंधेरा सा असर है, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? आशा चुप हो गई। उसके जहन में वो रात घूम गई जब उसने गैब्रियल से अंतिम बार बात की थी। वो उसके कैद खाने के बाहर खड़ी थी। गैब्रियल, चाहे तुम मर भी जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्रीवोस्ट के साथ जो कुछ भी तुमने किया, उसने ठंडे सुर में कहा था। गैब्रियल हल्का सा मुस्कुराया। ये बिल्कुल सही फैसला है। मैं अभी प्रीवोस्ट से वापस आया हूँ। मैंने वहां तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ा है। आशा भड़क गई। क्या? तुम पागल हो गए हो? तुम भागकर प्रीवोस्ट गए थे? गैब्रियल ने कहा। कसम से। इस बार मैंने प्रीवोस्ट को कुछ नहीं किया। अभी नहीं बता सकता क्या हुआ है, पर उससे मेरी तरफ से तुम माफी समझना। अब जब आशा ये सब याद कर रही थी, उसने सोचा उसने माफी के रूप में क्या छोड़ा होगा। मैं अभी वापस नहीं जा सकती, पर जाने क्यों दिल बेचैन सा हो रहा है। कार्लाइस ने उसकी तरफ देखकर कहा, आशा, अगर तुम ठीक नहीं हो तो वापस जाकर आराम कर लो। आशा ने कहा, मैं चली जाऊंगी, और अंदर ही अंदर सोचा, बस अब मैं कुछ नहीं सोचना चाहती। मुझे बस प्रीवोस्ट वापस जाना है। कुछ दिनों बाद आशा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। एक नाइट अंदर आया और कहा, एम्प्रेस। आशा ने उसे काट दिया और कहा, तुम मुझे काउंट प्रीवोस्ट बुला लो। उसने कहा, मैं वैसे भी जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ। नाइट ने हाँ में सिर हिलाया। समझ गया काउंटेस, आप अब कैसी है? आशा ने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर बोली, वो डॉक्यूमेंट्स ला दो जो मैंने पहले मंगाए थे। नाइट ने जवाब दिया, हाँ, अभी लाता हूँ। थोड़ी देर बाद नाइट वापस आया और डॉक्यूमेंट्स दिए। आशा ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर साइन किया। सम्राट को कहना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उसने कहा। इंतजार करते हुए उसने सोचा, अब जब वो सम्राट बन गया है तो मिलना भी मुश्किल हो गया है, पर ये तो होना ही था। कुछ देर बाद कार्लाइस खुद आया, हल्की सी मुस्कान के साथ। तुम मुझसे मिलना चाहती थी? आशा ने कहा, हाँ योर मैजेस्टी। कार्लाइस ने मुस्कुराकर कहा, लगता है हम दोनों का मिलना मुश्किल हो गया है। आशा ने सीधा कहा, मैं बात घुमाऊंगी नहीं, मुझे जरूरी बात करनी है। कार्लाइस ने महसूस किया कि कुछ सीरियस बात है। हाँ बताओ, क्या बात है? आशा ने डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में दिए। कार्लाइस ने देखा और पूछा, ये क्या है? आशा ने शांत आवाज में कहा, हमारे डिवोर्स के पेपर्स। अब जब तुमने अपना मकसद पा लिया है, हमारा समझौता खत्म हो गया। कार्लाइस की आंखें फट गई। थोड़ा और सोच लो आशा, तुम कैसा महसूस कर रही हो? आशा बोली, मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। मैंने सुना है डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब करने के बाद आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। कार्लाइस बोला, मैं भी ठीक हूँ। आशा ने जिद्द से कहा, फिर भी किसी और प्रीस्ट से चेक करवा लो। कार्लाइस ने कहा, हाँ मैं देखता हूँ, और उससे कहा, मैं और बात करना चाहता हूँ, पर अभी बहुत काम है, अगली बार बात करते हैं। आशा ने चीख कर कहा, योर मैजेस्टी, लेकिन कार्लाइस बिना सुने चला गया। बाहर निकलते हुए उसने पेपर्स हाथ में जोर से पकड़े, आंखों में उदासी थी। मैं जानता था ये दिन एक दिन आएगा, उसने धीरे से कहा। आशा तो फिर भी तलाक चाहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। एक बार धोखा खाने के बाद वो अब किसी से उम्मीद नहीं रखती। फिर उसने अपने मन से पूछा, और क्या वाकई उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? कुछ दिनों बाद डोरथी का जवाब आया। राफेल ने खत पकड़ा और खोलते ही पढ़ा, तो फादर, जगह कम है इसलिए सीधा कह रही हूँ, मुझे एम्प्रेस नहीं बनना। सम्राट मुझे एम्प्रेस बनाएगा भी नहीं। मैं वहां नहीं आ रही, मुझे माफ कर देना।